जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी 98। आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको पॉलिटी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे और आज जो है सो पॉलिटी का चलो टाइम बढ़ रहा है ना। Yes. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी 98। आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको पॉलिटी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे और आज जो है सो पॉलिटी का सेकेंड बैच लेकर के हम सेकेंड क्लास लेकर के जो है सो आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इसमें जो है सो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्या कि आज़ादी के समय भारत की जो राज्य थे वो कितने प्रकार के राज्य थे। इससे पहले जो अभी के समय में जो राज्य है वो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था और उससे पहले जब हमारे भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे तो उस वक्त जो है सो हमारे भारत में जो राज्यों की संख्या था वो इतना 28 नहीं था, उसकी संख्या कुछ और था। तो वो संख्या क्या था उसके बारे में आज बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको बैक की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसका थोड़ा रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन इज डिवीजन होता है। आपकी जितनी अच्छा रिवीजन होगा उतना ही अच्छा आपका डिवीजन होने वाला है, ठीक है ना। तो पहले हम रिवीजन थोड़ा सा करा देते हैं। सबसे पहले हमने बता दिए थे कि भाग जो है सो संविधान में टोटल भागों की संख्या कितना है, तो 22 भाग बताए थे। अनुच्छेदों की संख्या बोले थे तो 395 अनुच्छेद बोले थे। और उसमें जो है सो पहले भाग में हमने आपको बता दिए थे, पहला भाग जो था उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था कि हमारे भारत जो है सो एक संघ है और ये इसकी जो राज्य क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन है, इसके बारे में बताए थे। और इसी के अंतर्गत आपको संघ के बारे में बताए थे कि संघ 3 प्रकार का होता है। एक कॉन्फेडरेशन होता है, दूसरा फेडरेशन होता है और तीसरा यूनियन होता है। जबकि हमारा भारत जो है वो क्या है, तो यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है एक संघ है, यूनियन है, सारे स्टेटों का एक यूनियन है। यूनियन कभी भी टूटता नहीं है, इसे चाह के भी कोई नहीं टूट सकता है। इस पे उदाहरण भी हमने बता दिए थे। जैसे जम्मू कश्मीर का जो है हमने उदाहरण लेकर के बताए थे। जम्मू कश्मीर छुट्टी एक करके रह गया, अलग होने का प्रयास करके रह गया, नहीं हुआ और अंत तक जो है सो धारा जो ये जो 370 और 35 ये जो लागू हुआ था वो भी समाप्त हो गया। और अब तो और भी जो है सो जम्मू कश्मीर हमारे भारत का ही जो है सो मतलब हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बाकी राज्य है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, अन्य राज्य है, उसी प्रकार से अब जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है, ठीक है ना। तो इतनी बातें हमने पिछले क्लास में समझा दिए थे। और उसके बाद ये भी बता दिए थे, अनुच्छेद 4 प्रकार के यहाँ पे बताए थे। यानी भाग 1 में कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद था, उसके बारे में बता दिए थे। और हमने ये भी बता दिए थे कि इंडिया डेट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया डेट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट होता है। तो ये यूनियन है, इसमें फेडरेशन कन्फेडरेशन कहिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में देखिए, आज़ादी के वक्त जब हमें आज़ाद किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस वक्त हमारे भारत में जो हम कह सकते हैं राज्यों की जो संख्या था वो इतना नहीं था, 28 राज्य नहीं था और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। उस वक्त जो राज्य हुआ करता था वो 4 प्रकार का राज्य हुआ करता था, जो आप देख सकते हैं बोर्ड पे भी हमने लिखे हुए। उस राज्य का नाम ए देते थे, बी देते थे, सी देते थे और डी देते थे। इन्हीं 4 प्रकार का राज्य जो है सो उस वक्त हुआ करता था। कब? जब अंग्रेज हमें स्वतंत्र करके गया था तब। तो इन चारों राज्यों में इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही है जरा उसके बारे में समझिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखे हुए कि ब्रिटिश प्रांत, यानी कि इंग्लिश में इसी को कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ये पूरा भारत है, इधर फिगर बना लेते हैं, ये छोटा सा ही एरिया में बना ले, एक रफली आइडिया हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। तो जस्ट लाइक एक भारत है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, भारत है। तो भारत में जो है सो ब्रिटिश प्रांत कहाँ हुआ करता था, जिस जगह पे जो है सो मान लेते हैं ब्रिटिश लोग रहा करते थे उसको हम ब्रिटिश प्रांत कहें। यानी कि जिस जगह पे ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग निवास करते थे उन क्षेत्रों को ब्रिटिश प्रोविंस कहते हैं, अर्थात ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। प्रांत उस समय में प्रांत और इस समय में इसी प्रांत का दूसरा नाम राज्य दिया जाता है। जिस प्रकार से हमारा राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और भी कई सारा है, तो उसी प्रकार से उस वक्त जो है सो अंग्रेजों के समय में उस राज्य का नाम प्रांत हुआ करता था और वहाँ पे ब्रिटिश लोग रहा करता था, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश प्रांत दिया गया है।
ठीक है, इतनी बात समझ गया। इसी को हम ब्रिटिश प्रोविंस कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर। उसके बाद दूसरे नंबर पर बी में कौन कौन आते थे, तो इसमें कहता है कि देसी रियासतें आता था। देसी रियासत को हम इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट कहते हैं। प्रिंसली मतलब देसी रियासत, मतलब देश की जो राजा था हमारे यहाँ, जो छोटे छोटे टुकड़ों के छोटे छोटे भूखंडों का जो राजा हुआ करता था, उस राजा को हम लोग देसी रियासत कहते हैं। रियासत इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आया था ना, तो उसका मकसद ये नहीं था कि हम जो है सो भारत पर कब्जा करें और यहाँ पर जो है सो राजनीतिक दृष्टिकोण से उसमें हस्तक्षेप करें। ऐसा उसका नीति नहीं था शुरुआती में। वो चाहता था कि भारत में हम बिजनेस करें और अधिक से अधिक जो है सो मुनाफा कमाएं। मुनाफा कमाने के लिए वो भारत में आया था, तो वो नहीं चाहता था कि हम भारत में राज करें। लेकिन परिस्थिति ऐसी निकल के आ गई जो उसको इस पर अधिकार करना पड़ा, और कैसे पड़ा उसके बारे में भी समझेंगे। इतिहास की टॉपिक बन जाता है। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि देसी रियासत का मतलब क्या होता है। अंग्रेज चाहता था कि इस देश में वैसे राजा राज करे जो हमारी चमचेगिरी करे, जो हमारी चमचेगिरी करे। चमचेगिरी कहने का मतलब अंग्रेज जो बोलेगा वही बात जो है सो राजा करेगा, जो नहीं कहेगा वो नहीं करेगा। मतलब कहेगा ना उठने के लिए तो उठेगा, बैठने के लिए कहेगा तो बैठेगा, तो इसी को चमचेगिरी कहते हैं। तो देसी रियासत का मतलब ये हुआ कि विदेशी जो अंग्रेज लोग थे उसका जो है सो ये चमचेगिरी करने वाला था। इसी को देसी रियासतें हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। इसी को प्रिंसली स्टेट भी इंग्लिश में कहते हैं। तो मतलब वो सारा क्षेत्र जहाँ पे हमारे भारत के ही राजा तो थे, लेकिन वो अपनी स्वतंत्र अवस्था में कोई भी एक्शन नहीं ले पाते थे। वो जो है सो अंग्रेजों के दबाव में आकर के ही कामकाज करते थे, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, देसी रियासतें कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्षेत्र। उसके बाद तीसरे नंबर पे बांटा गया है इसको कि ब्रिटिश कमिश्नर। ब्रिटिश कमिश्नर कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का वह सारा क्षेत्र जो फेमस हो, जो कैसा हो, फेमस हो। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी कहना चाहते हैं, अगर बिहार का उदाहरण लेना चाहते हैं, तो बिहार में कौन हो सकता है, जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, गया हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश का लेना चाहे तो जैसे लखनऊ ले सकते हैं, नोएडा ले सकते हैं, दिल्ली का भी लेना चाहे, और भी जगह का लेना चाहे, मद्रास का लेना चाहे, यानी कि अभी के समय में हाँ क्या कहते हैं, महाराष्ट्र, तो उसमें जो है सो मुंबई को ले सकते हैं, पुणे को ले सकते हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र जो है ना सो क्या है, तो फेमस हैं। फेमस क्षेत्र होने के नाते जो है सो ब्रिटिश लोगों का उन क्षेत्रों पे ज़्यादा निगाहें गड़ा हुआ करता था, क्योंकि वो मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहता था बिजनेस में। तो बिजनेस वहीं पे डेवलप करता है जहाँ पे आबादी ज़्यादा होता है, जहाँ पे मार्केट अच्छा खासा रहता है, उसी जगह पे बिजनेस डेवलप करता है। तो इनका भी दृष्टिकोण उसी पे ज़्यादा गड़ा करता था कि हमारी अधिकार उन क्षेत्रों पे हो जाए जो अच्छा खासा मार्केट बन चुका है, यानी क्षेत्र विकसित हो चुका है। तो ऐसे ऐसे जो क्षेत्र हैं ना, उन्हीं क्षेत्रों को हम ब्रिटिश कमिश्नर के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि उस क्षेत्रों में ब्रिटिश लोग अपना एक अधिकारी को सौंपता था कि इस पूरे क्षेत्र में आपका अपना कब्जा होना चाहिए और यहाँ पे आप डेवलप कीजिए बिजनेस बढ़ाइए, मुनाफा कमाइए। तो वो अपने जो कमिश्नर लेकर बैठाते थे ना उन क्षेत्रों, विकसित क्षेत्रों में, उसी क्षेत्र का नाम एक दिया गया है ब्रिटिश कमिश्नर। तो तीसरा भाग ये हो गया राज्यों के रूप में। और चौथा आ जाता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। उस वक्त के समय में एक ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जो यहाँ पे अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता था, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, उदाहरण में हमने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज़ादी के वक्त में हमारे भारत में जो राज्यों की संख्या था वो कुल 4 हुआ करता था। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, इसी को ब्रिटिश प्रोविंस कहते हैं। देसी रियासत हुआ करता था, इसी को प्रिंसली स्टेट कहते हैं। उसका ब्रिटिश कमिश्नर हुआ कर, ब्रिटिश कमिश्नर मतलब बताइए दिए कि जो क्षेत्र फेमस है उस पर इस डायरेक्ट कब्जा करके रखा हुआ था, उस क्षेत्रों को ब्रिटिश कमिश्नर कहते हैं। उसका यूनियन टेरिटरी जो यहाँ अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, ये उस वक्त के समय में एक ही जो है यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार से 4 राज्य था। लेकिन धीरे धीरे जब हम आज़ाद हो गए, तो आज़ादी होने के बाद हमें बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है सो रहना पड़ता था। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया है वो सब के सब ए ग्रुप के अंतर्गत आ गया, मतलब ब्रिटिश प्रांत, या फिर मान लेते हैं बी के अंतर्गत आ गया, देसी रियासतें के अंतर्गत आ गया। तो आप तो जानते हैं कि अभी के समय में यहाँ से लेके यहाँ तक में 4-5 गो राज्य सिमट जाता है। 4-5 राज्य, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, तो राजस्थान कहलाएगा, नीचे गुजरात कहलाएगा, बीच में जो है सो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है,
तो कई सारे राज्य जो है सो इसमें मिलके एक साथ जो है सो उस वक्त के समय में था। तो सबों के दिलों में जो है या सबों में जो है सो कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिलता था, यानी कि अपने ही राज्य में रह करके वो एक जैसी भाषाओं का प्रयोग नहीं कर पाता था। थोड़ा सा दूर जाते थे तो इनकी अपनी भाषा चेंज हो जाता था, जिससे बात करने में उसको कठिनाई हुआ करता था। तो इस बीच जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है सो कौन बने हुए हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हुए हैं। इनसे मांग करते हैं कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों को अलग किया जाए। यहाँ पर देखिए हमने वही टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। क्या कहते हैं कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पे, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में समझना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे हो रहा है। तो इसके लिए समझिए इसको, तो भाषा के आधार पर जो है सो राज्यों का गठन करने का मांग जो है सो जोर शोर से उठने लग गया था, क्योंकि उसमें जो है सो मतभेद ज़्यादा देखने को मिल रहा था। उसको लगता था कि हम एक जैसा है नहीं, तो एक साथ मिलकर रहने में हमें बोरिंग होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का अलग अलग खंड होना चाहिए। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर राज्यों का अलग विभाजन करने से इनकार कर दिया। वो इनका मतलब एक जैसा नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है ना। इसी बीच जो है सो एक व्यक्ति उभर के सामने आते हैं, जिसका नाम क्या होता है तो आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, तेलुगु भाषा के लिए एक व्यक्ति उभर के सामने आता है, जिसका नाम होता है पेट्टू श्री रामुलु जो है सो एक व्यक्ति है। इन्होंने भी क्या किए कि तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्यों का मांग कर रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री ने अलग राज्यों का निर्माण करने के लिए मना कर दिए, नहीं कर सकते ऐसा बोले। तो ये क्या किए बेचारे कि भूख हड़ताल पे बैठ गए। क्या बैठ गए? भूख हड़ताल पे बैठ गए। भूख हड़ताल पे बैठ जाने के बाद कुल मिलाकर के ये 56 दिनों तक भूख हड़ताल पे रहे। भूख हड़ताल का मतलब ये होता है कि आप केवल जो है सो अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, बाकी अगर आप जल पीना चाहते हैं तो जल पी सकते हैं। कोई अगर मान लेते हैं ठंडा पीना चाहते हैं, जैसे नींबू पानी हो गया, ताकि जो है सो हमारे शरीर को एनर्जी कुछ मिलता रहे, तो इस प्रकार का जो है सो हम भोजन कर सकते हैं, बट अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको हम भूख हड़ताल कहते हैं। तो ये जो है सो कुल 56 दिनों तक जो है सो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे पेट्टू श्री राम। इसके साथ और भी कई सारे लोग थे, लेकिन इनकी जो है शुभ नाम इसलिए लिया गया है कि भूख हड़ताल पे 56 दिनों तक बैठने के बाद इन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ये मृत्यु हो जाती है तो यहाँ की रहने वाले जितने भी लोग थे, साउथ इंडिया के रहने वाले जितने भी लोग थे, वो सब के सब जोश में आ गए और सब के सब जो है सो कट्टा निकाल के और प्रधानमंत्री के खिलाफ ही जो है सो आवाज़ उठाना शुरू कर दिए, नारा लगाना शुरू कर दिए कि इससे अच्छा तो अंग्रेजवा ठीक था कि वो कम से कम हमारी बात को मान के जैसो नियम बदल के हमारे लिए लाया करता था। और ये जो है सो भूख हड़ताल पर बैठने के बाद इसको अपनापन का जो कुछ एहसास ही नहीं है, ये बेचारा मर गया, ये कैसन सरकार है। तो ऐसे जो है सो शब्द सुनने को मिल रहा था। अब इसी बीच जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सो घबरा गए। भाई भूख हड़ताल में अगर कोई मर जाए और पूरा हंगामा शुरू हो जाए, जगह जगह पे एकदम पूरा विद्रोह हो रहा है, तो घबराना तो तय है ही। तो इसी बीच जो है सो आनन फानन में आकर के देश के प्रधानमंत्री ने संसद में ये पारित किया कि यहाँ पर जो है सो एक भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाना था, जिसका नाम क्या था यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना। आपसे ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पे सबसे पहले नया राज्य बनने वाला कौन है, तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जो है वो तेलुगु भाषा के लिए और भाषा के आधार पे अलग राज्य बनने वाला कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। ये क्यों बना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेट्टू श्री रामुलु जो है सो इनकी भूख हड़ताल पे मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण प्रधानमंत्री जो है सो इसको अलग करने का निर्णय लेते हैं और उसको अलग कर देते हैं। कब करते हैं, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब जैसे ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये तो अलग कर दिया, लेकिन बाकी और भी जो क्षेत्र बचा हुआ था, जैसे यहाँ पर देखो इधर से जो है सो आपका राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, और इधर जो मराठा का है, कन्नड़ का है, यहाँ पर जो है सो केरल के क्षेत्रों में और भी है, उसके बाद नीचे में है तमिलनाडु के क्षेत्रों में तमिल बोलने वाला है। अब ये सब भी जो है एकदम जोर शोर से एकदम आवाज़ उठा रहे हैं कि उसको अगर भाषा के आधार पे अलग किया गया है तो हमें भी भाषाओं के आधार पे अलग राज्यों का निर्माण होना चाहिए।
ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो है सो पूरे देश में एकदम विद्रोह हो रहा है, हंगामा हो रहा है कि हमें भी अलग राज्य होना घोषित करो, हमें भी अलग राज्य घोषित करो, भाषा के आधार पे करो, गुजराती बोलने वाले के लिए गुजरात बनाओ, मराठी बोलने के लिए जो है सो महाराष्ट्र या मराठा बनाओ, तेलुगु बोलने के लिए जो है सो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि तमिलनाडु बन गया। तो विभिन्न प्रकार के जो है सो आवाज़ उठने लग गया। उस वक्त जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री माथा ठोक के कहते हैं वाह, ये हमने क्या कर दिए, एक व्यक्ति को शांत करने के लिए हम पूरे देश में जो है सो हंगामा फैला दिए। तो इसी बीच जो है सो उनको समझ में नहीं आता है कि भाषा के आधार पे राज्यों का अलग करना उचित है या नहीं है। तो इसके लिए जो है सो इन्होंने आयोगों का गठन करते हैं। और वो आयोग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एस.के. धर आयोग है, पहली आयोग इन्होंने एस.के. धर आयोग। ये एस.के. धर कौन है, तो ये जो है सो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। इन्हीं के समक्ष जो है सो एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे एस.के. धर आयोग कहते हैं। और इनको सौंपा गया कि आप जरा कुछ समय लीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही है या गलत है। तो इन्होंने कुछ समय के बाद क्या किया कि बोला नहीं, भाषा के आधार पे आप राज्यों का गठन नहीं कीजिए, वरना फिर हो जाएगा वह है कि भाषा के आधार पर अलग कर देने के बाद पता चलेगा कि कुछ समय के बाद ये कहेगा कि हमें स्वतंत्र घोषित कीजिए, हम भारत के साथ नहीं मिल के रहना चाहते हैं। तो ये दिक्कत हो सकता है, इसलिए इन्होंने मना कर दिए। फिर दूसरा आयोग एक और आता है JVP आयोग। ये भी 1948 में ही बनाया गया था और इसने भी जो है सो भाषाओं के आधार पर नए राज्यों का गठन करने से इनकार कर दिया था। इसी बीच देखो, इसका मतलब होता है कि जवाहर लाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पटाभी सीतारामैया, तो ये तीनों व्यक्ति को मिलाकर के एक समिति का गठन किया गया था। इसी समिति को क्या कहते हैं, JVP आयोग या JVP समिति। ठीक है, 1948 में दोनों का दोनों क्या कर दिया, भाषाओं के आधार पर जो है सो राज्यों का गठन करने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, इसी बीच जो है सो फिर से एक और आते हैं आयोग, जिस आयोग का नाम दिया जाता है फजल अली आयोग। क्या नाम दिया जाएगा इसका, फजल अली आयोग। तो इस आयोग में देखो ये कब बनाया गया है, 1953 में। 1953 ईस्वी में जो है इस आयोग का गठन किया गया है। हालांकि एक बात और बता दें, यहाँ पर जो जो पेट्टू श्री रामलू जो हैं, ये आयोगों के बाद जो है इनकी मृत्यु होता है, क्योंकि ये भाषाओं के आधार पर जब मांग कर रहे थे राज्यों को अलग करने के लिए, उसी वक्त जो है सो प्रधानमंत्री दो आयोगों का गठन करते हैं और ये दोनों के दोनों जो है सो क्या कर देते हैं, भाषाओं के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करने से मना कर देते हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री नए राज्य का निर्माण नहीं करते हैं और ये बेचारा 56 दिनों में भूख हड़ताल पे मर जाते हैं, जिसके कारण जो है सो नए राज्य का गठन होता है। और जैसे ये गठन होता है तो हंगामा होता है तो फिर एक और गठन का आयोग होता है जो फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको कहते हैं फजल अली आयोग। ये भी कहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं। इनको कहते हैं कि भाई आपको जितना समय लेना है उतना समय ले लीजिए, लेकिन हमें एक सही तर्क बताइए कि भाषाओं के आधार पर जो है सो राज्यों को अलग करना उचित है या नहीं है। आप जितना समय लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हाथ जोड़ के एक तरह से विनती करते हुए नजर आए। ठीक है ना, तो इसको जो है समय मिल गया। 1953 ईस्वी में जो है इसका गठन हुआ और 1956 ईस्वी में इन्होंने अपना रिपोर्ट देते हैं। 3 साल तक जो है सो इस पर बात विवाद करने में, मतलब एक प्रकार से उसमें जो तर्क वितर्क करके उसके बाद जवाब देने में 3 साल लगा दिए। और इतने बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री सारे जनता से रेडियो पे आकर के वो कहते हैं कि हमारे देश के प्रिय जनते या और भी हैं तरह, तो वो कहते हैं कि हमारे देश के प्रिय जन लोग, आप हमारे देश में हैं, आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं, आप हैं तो हम हैं। ऐसा बोलते हुए वो क्या कहते हैं कि देश में शांति बनाए रखें, हम आपकी सिफारिश पे निर्णय लेने के लिए फजल अली आयोग का गठन किए हैं। इस आयोग के जो है सो रिपोर्ट के अनुसार आपको जो है सो आपके पक्ष में जो है सो फैसला लिया जाएगा, तब तक आप शांति बना करके रखें, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो 3 साल के बाद जब 1956 में इन्होंने रिपोर्ट दिए तो ये कहते हैं कि ठीक है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कहते हैं कि आप भाषाओं के आधार पर राज्यों को अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज़ कंडीशन इसमें लगा दिया गया कि राज्य के आधार मतलब भाषा के आधार पे किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य में जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव होता है तो फिर इस प्रकार का आप विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो
तो उन्होंने ये कह दिया है कि आप भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हम बिहार के हैं तो बिहार में क्या है कि हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता है, इसकी स्थानीय लैंग्वेज भोजपुरी है तो भोजपुरी भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन हम कभी पश्चिम बंगाल चले जाते हैं तो वहाँ पे बांग्ला भाषा है, तो वहाँ जाने के बाद भी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि ये हमारी अपनी लैंग्वेज है, वो उसकी अपनी लैंग्वेज है। साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है सो बहुत प्रकार के भाषाओं को देखने को मिल जाता है। जैसे कि मराठी देखने को मिल गया, मलयालम देखने को मिल गया, कन्नड़ देखने को मिल गया, तमिल भाषा देखने को मिल गया। तो विभिन्न भाषाओं में हम जाते रहते हैं, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता, कोई भेदभाव नज़र नहीं आता है। तो बस यही फजल अली आयोग का ही ये रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है ना। और तब से जो है सो हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमारा कोई विरोध नहीं कर। ये दूसरी बात है कि कुछ स्थानीय जो है सो राजनेता लोग होते हैं, दल होते हैं, जो हमारी जो भाषाओं के आधार पे हमें विरोध करते रहते हैं, कहते हैं इसको भगाओ यहाँ से, है ना। तो वो दूसरी बात हो जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टी है, वो बड़ी बड़ी पार्टी जो है सो किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाने पे उसका भाषाओं के आधार पे विरोध नहीं करती है, क्योंकि वो जानता है कि उसको हर क्षेत्रों से, हर राज्यों से वोट लेना है, इसलिए वो सबका सम्मान करते हैं। अब उसके बाद देखिए, जब रिपोर्ट आ गया तो इन्होंने सहमति हरी झंडी फहराते हुए कह दिया कि आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। लेकिन सारे जनता लोग बोले कि हम फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्यों चलें, हमारा प्रतिनिधि आप हैं, हम आपको चुन के भेजे हैं। फजल अली को तो नहीं हम चुन के भेजे, वो जज है, उनका काम है केवल फैसला सुनाना, उसको ये काम नहीं है कि हमारे ऊपर जो है सो कानून व्यवस्था लगाए। तो इनका कहना हुआ जनता लोगों का कि आप संविधान में संशोधन करके और उसमें कहिए कि हम भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन कर रहे हैं, ठीक है। कौन किसको बोले? संसद को। संसद में कौन कौन आते हैं तो वो तो आप तो जान ही रहे हैं, आगे और भी संसद के बारे में पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे, उसका उपराष्ट्रपति, सारे चीज़ों के बारे में, कैबिनेट मंत्री के बारे में भी बताएंगे, सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया संसद में, और इस संशोधन के माध्यम से राज्यों का निर्माण किया गया। और उस वक्त जो है सो राज्यों की संख्या कितना बन के आया तो 14 राज्य की संख्या बन के आया। कुल 14 नए राज्यों का निर्माण हुआ। जो पहले 4 राज्य हुआ करता था वो अब 14 राज्य हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश जो एक केवल अंडमान निकोबार था वो अब उसकी संख्या हो गया बढ़ के 6 हो गया है। तो इस प्रकार से अब के समय में जब पूछा जाएगा 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब किया गया तो उस वक्त हमारे भारत में राज्यों की संख्या 14 था, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 था। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो सीधा राज्यों की संख्या डबल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्षेत्र में था तो उसका टुकड़ा होते गया। जैसे बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था 2000 में, तो वो हो गया। उसके वजह से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हो गया। तो इस प्रकार से और भी राज्य है जिसका टुकड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ता ही गया है, ठीक है ना। तो अभी 28 को है, लेकिन 1956 में ये संख्या बढ़ के 14 हो गया था, और यूनियन टेरिटरी जो है उसकी संख्या 6 हो गया था। अब उसी के बीच एक और जो है सो क्षेत्र उभर के आते हैं जिसका नाम क्या होता है तो पंजाब। पंजाब राज्य आज जिसको हम कहते हैं वो पंजाब दरअसल उतना छोटा नहीं था। इन पंजाब के अंतर्गत कई सारे राज्य आते थे। जैसे यहाँ से देखो, ये इतना सारा बेल्ट जो है ये सभी के सभी पंजाब के अंतर्गत आता था, और उस वक्त में इसको पंजाब नहीं कहते थे बल्कि इनको पेप्सू के नाम से जाना जाता था। पेप्सू का मतलब क्या होता था इसके बारे में बताना है कि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है सो 4 राज्य आते थे। कौन कौन? हरियाणा आते थे, पंजाब आते थे, हिमाचल प्रदेश आते थे और चंडीगढ़ आते थे। इन सारे को मिला करके उसके बाद जो है सो एक नाम दिया जाता था पेप्सू। पेप्सू के नाम से जाना जाता था। तो ये भी कहा कि हमें भी जो है सो भाषाओं के आधार पर अलग किया जाए, और इनको अलग करने के लिए शाह आयोग का सिफारिश पर जो है सो इनको अलग किया गया। शाह आयोग की सिफारिश पर आपसे पूछा जाएगा पेप्सू का विघटन किसके जो है सो किसके सहयोग सिफारिश से हुआ है तो शाह आयोग की सिफारिश पर इसका विघटन हुआ है। अब इसमें देखो कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी भाषा बोलने वाले थे लोग, कुछ वहाँ पे हिंदी भाषा भी बोले जाते हैं पंजाब और पेप्सू में पहले। तो यहाँ पर जो है इसको हरियाणा, जो हिंदी भाषा बोलते थे उसको हरियाणा कहा गया। उसके बाद जो पंजाबी बोलते थे उसके लिए प्रॉपर पंजाब जो है सो राज्य का गठन किया गया। उसके बाद कुछ पर्वतीय क्षेत्रों वाला था एरिया, तो पर्वतीय क्षेत्रों वाला जो था उसको हिमाचल प्रदेश कहा गया, और उसके बाद जो विवादित एरिया था उसको चंडीगढ़ नाम दिया गया। तो आज भी आप जानते हैं हरियाणा और पंजाब, इसकी जो राजधानी है वो एक ही राजधानी चंडीगढ़ है।
क्योंकि ये विवादित हुआ करता था। पंजाब कहता था ये हमारे अंतर्गत आ जाए, हरियाणा कहता था ये हमारे अंदर आ जाए विभाजन के वक्त। तो उसको विवादित एरिया बताते हुए कहा ये जो है सो क्या रहेगा, यूनियन टेरिटरी रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जिस पर जो है सो अधिकार केंद्र का रहेगा, और राजधानी जो है वो दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ ही रहेगा। तो ये विवादित है, तो विवादित के आधार पर चंडीगढ़, हिंदी के आधार पर हरियाणा, पंजाबी के आधार पर पंजाब, और उसके पर्वतीय के आधार पर हिमाचल प्रदेश। तो 4 टुकड़ों में पंजाब को भी विभाजित किया गया। तो इस प्रकार से देखें आज की क्लास में हम कि आज़ादी के समय भारत के जो राज्य था वो 4 प्रकार के राज्य था। उसके बाद भाषाओं के आधार पर राज्यों का विघटन धीरे धीरे देखने को मिल गया, और इधर से हमने देख लिया कि सारी डिटेल में जो भी बातें था हमने सारी कर लिए। आज की जो क्लास लिया गया है ना, ये कोई छोटे मोटे एग्जामों के लिए आज की क्लास नहीं था। ये आप कमीशन लेवल की अगर तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल बीपीएससी करते हैं, यूपीएससी करते हैं, एसएससी करते हैं, और भी विभिन्न प्रकार की एग्जाम जो होती है जो हाई लेवल की होती है, उन सारे एग्जामों के लिए ये सारा क्वेश्चन था। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की करते हैं, उसके बाद बिहार पुलिस का करते हैं, तो इन सारे एग्जामों में क्या है कि आपको फर्स्ट क्लास जो बताया गया था भाग नंबर 1, और उसमें बताया गया था कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, और उसमें 4 गो अनुच्छेद जो बता दिए थे। केवल उतना ही तक आप पढ़िए और वहीं से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और उतना ही क्वेश्चन भी पूछा भी जाता है। लेकिन आज की क्लास करने का उद्देश्य ये था कि आपको जो है सो 0 लेवल से हाई लेवल, हमने स्टार्टिंग में भी बता दिए थे कि हमारी क्लास जो है सो 0 लेवल से हाई लेवल तक चलने वाला है। मतलब आप ग्रुप डी से लेकर के कमीशन लेवल तक जो है सो आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसके बाद जो है सो हमारे वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक शब्द और बोल दें कि अगले क्लास जो होगा वो भाग नंबर 2 बताया जाएगा। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता के बारे में बताना है हमें कि नागरिकता में मतलब आज़ादी के वक्त किन किन लोगों को भारत में नागरिकता दिया गया था, नागरिकता का मतलब क्या होता है, नागरिकता किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में बताने, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत की ओर से क्या क्या, भारत सरकार की ओर से क्या क्या अधिकार मिल रहा है। जो भारत के निवासी नहीं है उसको हमारे यहाँ कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो नहीं दिया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अगले क्लास में लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि आज जो है सो हमारा पॉलिटी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, ये दूसरा क्लास है, और इसी प्रकार से रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।